क्या आपके कानों में हिंदुस्तान की शौर्य गाथाएं सुनाई देती हैं? अगर नहीं, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कहानी शायद आपको प्रेरणा दे। इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। वह शख्स जिसने पाकिस्तान की गलियों में एक आम मुसलमान बनकर भारत की असाधारण खुफिया ताकत का प्रदर्शन किया। अब जरा सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो दुश्मन के देश में 7 साल तक उन्हीं की वेशभूषा में, उन्हीं की भाषा बोलकर, उनकी चालों को भांपकर उनके खिलाफ भारत के लिए काम करता हो? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो आतंकवादियों के बीच जाकर खुद को उनका साथी साबित करके देश को बड़े संकट से बचा सके? यह कहानी है उस गर्व के प्रहरी की जिसने अपने कौशल, साहस और देशभक्ति से भारत को अनगिनत बार संकटों से बचाया। संघर्षों से लेकर सफलता तक आखिर अजीत डोभाल का कैसा रहा सफ़र? नमस्कार, मैं हूं रजनीश वर्मा। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गढ़वाली परिवार में जन्मे अजीत डोभाल की शुरुआती जिंदगी बेहद साधारण रही। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई, जहां उन्होंने अनुशासन और नेतृत्व के गुण सीखे। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1968 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए चुना गया। वहीं केरल कैडर में उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की। हालांकि उनका असली करियर खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में शुरू हुआ, जहां उन्होंने 33 वर्षों तक देश के लिए अद्वितीय कार्य किए। 1970 के दशक में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर एजेंट के रूप में काम किया। यह एक ऐसा समय था जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। इस दौरान उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी मुस्लिम के रूप में ढाल लिया। उन्होंने न केवल उर्दू और पंजाबी भाषा सीखी, बल्कि पाकिस्तानी संस्कृति और इतिहास की गहराई से समझ भी विकसित की। एक समय की बात है, लाहौर के मुस्लिम इलाके में एक औलिया की दरगाह के पास एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा, तुम तो हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल ने इसे टालने की कोशिश की और कहा कि वह मुसलमान है, लेकिन उस व्यक्ति ने यह कहकर उनकी चालाकी भांप ली कि तुमने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसने सुझाव दिया कि डोभाल को प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। इस घटना ने डोभाल के जीवन को और जोखिम भरा बना दिया, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा और दुश्मन की कई गुप्त जानकारियां भारत को पहुंचाते रहे। इसके बाद 1980 के दशक में जब पंजाब खालिस्तानी आतंकवाद से जूझ रहा था, तब डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में बड़ी भूमिका निभाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने खुद को रिक्शा चालक और ISIS एजेंट बताकर आतंकवादियों से संपर्क बनाया। उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाई और सुरक्षा बलों के लिए ऐसी रणनीति बनाई जिसने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी थे। इसके बाद 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान कंधार ले जाया गया, जहां यात्रियों को बंधक बनाया गया। इस संकट की घड़ी में अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से बातचीत कर उनकी मांगों को समझा और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। हालांकि यह मामला राजनीतिक निर्णयों के कारण विवादित रहा, लेकिन डोभाल की सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई। 2014 में जब ISIS का आतंक पूरे इराक में फैला हुआ था, तब 46 भारतीय नर्सें तिकरित में फंसी हुई थीं। यह एक बेहद संवेदनशील स्थिति थी, क्योंकि आतंकवादी संगठन से बात करना आसान नहीं था। डोभाल ने इराक सरकार और ISIS के बीच संपर्क स्थापित किया और सभी नर्सों को सुरक्षित भारत लाने में कामयाब रहे। यह मिशन उनकी रणनीतिक कुशलता का एक और अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने देश की सुरक्षा नीति को नए आयाम दिए। डोभाल की देखरेख में भारतीय सेना ने 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाई।
जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दुनिया के सामने रखा। आज यह कहना गलत नहीं होगा कि वह सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के पीछे सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी हर चाल, हर रणनीति यह साबित करती है कि एक अकेला व्यक्ति भी पूरे दुश्मन तंत्र को ध्वस्त कर सकता है। उनके जीवन का हर पन्ना हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की भाषा है। धन्यवाद।